हेलो, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग? सभी को गुड इवनिंग। जुड़ जाइए फटाफट। सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। जुड़ जाइए आप लोग फटाफट। क्या हाल चाल, कैसे हैं? जुड़ जाइए फटाफट आप लोग। भाई कैसे चल रही है तैयारी? एक बार क्लियर कीजिए, मेरी ऑडियो और वीडियो आप तक सही से पहुंच रही है कि नहीं? एक बार क्लियर करें, मेरी ऑडियो और वीडियो सही से आप तक पहुंच रही है कि नहीं? सभी को शुभ संध्या। कैसे हैं, कैसी चल रही है तैयारी? एकदम मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। जैसे कि हमारा रैंकर सीरीज चल रहा है डी फॉर्म एंट्रेंस एग्जाम ग्रुप ए के लिए। इसमें आज फिर हम आपके लिए टॉप 10 यानी टॉप 10 महत्वपूर्ण 10 प्रश्न जो कि बायोलॉजी के रहने वाले हैं उसको कराने वाले हैं विथ एक्सप्लेनेशन। मतलब संपूर्ण क्या करेंगे, हम व्याख्यान के साथ उसका विश्लेषण करते हुए देखेंगे, जिसको एग्ज़ाम में आने के आसार हैं और जो पिछले साल या उसके पिछले साल आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न इस तरीके से रहने वाला है कि द सिग्मॉइड कॉलम इज ए पार्ट ऑफ। सिग्मॉइड कॉलम किसका भाग है? तो भाई बताइए, आप लोग कमेंट में बताइए कि स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत का, रेक्टम का, कि फेरिंक्स ग्रसनी का, कि लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत का। बताइए फटाफट कमेंट में आप लोग, कौन सा ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो इस प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर रहने वाला है, हमारा बड़ी आंत रहने वाला है। कौन? बड़ी आंत। बड़ी आंत में आपको इस तरीके का बड़ी आंत आपको दिखेगा। इस तरीके के कुछ आकार होते हैं, इस तरीके का आपको दिखेगा, ऐसे ही कुछ दिखेगा। हमारा जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा क्लीन ना बने तो जो सिग्मॉइड एस आकार का होता है, ये देखिए जो दिख रहा है, इसको कॉलन बोलते हैं, इसको असेंडिंग बोलते हैं, असेंडिंग, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कॉलम, इसको बोलते हैं सिग्मॉइड। इधर होता है एनस और रेक्टम। तो सिग्मॉइड कॉलम जो बेसिकली बड़ी आंत में पाया जाता है। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर आपका डी रहने वाला है। अगला प्रश्न देखिए इस तरीके से है। तो एक्सप्लेनेशन है कि सिग्मॉइड कॉलम इज द एस के आकार का पोर्शन ऑफ द बड़ी आंत लोकेटेड बिफोर द रेक्टम, रेक्टम के पहले। इट मेन फंक्शन इज स्टोर फीकल मैटर एंड मूव टुवर्ड द रेक्टम फॉर एलिमिनेशन। इसका मुख्य कार्य मल को संग्रहित करना और उसे मलाशय की ओर भेजना होता है। अगला प्रश्न यानी दूसरा प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फर्स्ट स्टेप इन प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवाद या अनुवादन का पहला चरण होता है? बताइए। रेप्लिकेशन होता है, एक्टिवेशन होता है, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड यानी अमीनो एसिड का सक्रियकरण, कि फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, जो अमीनो एसिड के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड बन के वो एक प्रोटीन बनाता है वो है, कि ट्रांसक्रिप्शन ऑफ mRNA फ्रॉम डीएनए, डीएनए से क्या mRNA मैसेंजर आरएनए का बनना। तो इसमें से ए सही है या बी सही है, आप लोगों को बताना है। कौन सा ऑप्शन सही है फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए हमको। ए है, बी है, बताइए फटाफट बताइए फटाफट, तब तक हम पानी पी लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही है आपका जो पहला जो इसका उत्तर रहने वाला एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। ये जो देखने को मिलता है ना सेंट्रल डोग्मा थ्योरी में। सेंट्रल डोग्मा क्या बोलता है सर? सेंट्रल डोग्मा बोलता है कि पहले रेप्लिकेशन होगा, फिर ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर ट्रांसलेशन होगा। रेप्लिकेशन में डीएनए अपना खुद का कॉपी बनाता है, डीएनए टू डीएनए बनता है। इसमें कौन सा एंजाइम लगता है भाई साहब? इसमें डीएनए पॉलीमरेज। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है। और जो लास्ट ट्रांसलेशन है उसमें क्या बनता है? हमारा अमीनो एसिड बनता है। उसमें भी 3 स्टेप मिलते हैं। 3 स्टेप में मिलता है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, इनिशिएशन, इलोंगेशन, यानी आरंभ होगा अमीनो एसिड अम्ल का सक्रियकरण, फिर प्रारंभ होगा, फिर इसका विस्तार के बाद समाप्ति होगी। इस तरीके से इसका जो उत्तर रहने वाला बी रहने वाला है। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रश्न। हाँ अगला प्रश्न आपका वायरस। वायरस क्या है? वायरस क्या है? एक फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स है, यानी
विकल्पी मित्रों परजीवी है, परजीवी, कि फैकल्टेटिव पैरासाइट है, कि आपका ओब्लिगेट पैरासाइट है, कि सेप्रोफाइट है, यानी विकल्पी मृतोपजीवी है, कि विकल्पी परजीवी है, कि अविकल्पी परजीवी है, कि मृतोपजीवी है। तो इसका जो सही उत्तर रहने वाला है, सही उत्तर रहने वाला, आप लोग बताइए फटाफट, बताइए क्या रहने वाला है इसका सही उत्तर, क्या रहने वाला है आपका ओब्लिगेट अविकल्पी परजीवी है। सी ऑप्शन आपका सही रहने वाला है। तो वायरस कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन, यानी खुद से प्रजनन नहीं कर सकता। इसलिए आप देखेंगे सेल थ्योरी में, सेल में इसको अपवाद रखा गया है, कोशिका के सिद्धांत में इसको अपवाद रखा गया, किसको, वायरस को। दे आर रिक्वायर्ड ए लिविंग होस्ट सेल to multiply outside the host. They are inactive, hence they are called obligate intracellular parasite, यानी वे केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर ही सक्रिय होते हैं, यानी जो लिविंग होंगे, जो जीवित होंगे उसी के अंदर जाएंगे और अपने आप को क्या करेंगे, सक्रिय करेंगे, एक्टिव करेंगे। और ये क्या होते हैं कि ये ऐसे इनएक्टिव रहते हैं, इसीलिए इनको अविकल्पी परजीवी कहा जाता है, ओब्लिगेट पैरासाइट कहा जाता है। अगला यानी चौथा प्रश्न, वायरस शो लिविंग कैरेक्टर ओनली इन, वायरस यानी विषाणु केवल किस अवस्था में परजीवी लक्षण दिखाते हैं, बताइए। कि आउटसाइड द होस्ट, होस्ट के बाहर, क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टलाइन अवस्था में, इनसाइड द होस्ट, होस्ट के अंदर, कि इन वाटर यानी जल में। बताइए कमेंट में, बताइए ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। हाँ वेरी गुड। तो आपका जो ऑप्शन रहने वाला, वेरी गुड, सभी का लगभग सही है। इनसाइड द होस्ट सेल, कोशिका के होस्ट यानी जिस पे आश्रित है, जिस पे अटैक किया है उसको बोलते हैं होस्ट। नहीं, किसी को किडनैप कर लिया जाता है तो बोलते हैं हॉस्टेज, यानी किसी को किडनैप, जिसको किडनैप किया गया। इसी तरीके से हमारा जो वायरस है किसी के ऊपर आश्रित होता है उसको बोलते हैं होस्ट, और उस आश्रित पर जाता है तो उसको बोलते हैं होस्ट सेल के अंदर, यानी होस्ट के कोशिका के अंदर। तो इसका जो सही उत्तर आने वाला है होस्ट सेल के अंदर। तो वायरस आर कंसिडर्ड एन ओब्लिगेट पैरासाइट, जैसे कभी जस्ट हमने देखा, मीनिंग बाय दे कैन शो लाइफ लाइक प्रॉपर्टी ओनली इनसाइड द लिविंग होस्ट सेल, पूरे जीवन काल में वो अपने लक्षण जो होते हैं, जीवित लक्षण कोशिका के अंदर ही दिखाते हैं। समझ गए मेरी बात को। इनसाइड द होस्ट दे रेप्लिकेट सिंथेसाइज प्रोटीन एंड शो मेटाबॉलिज्म लाइक एक्टिविटी। ये क्या करेंगे कि सेल के अंदर, होस्ट सेल के अंदर ही जाने के बाद वो कैसा एक्शन दिखाता है, रेप्लिकेशन करेंगे, खुद को सिंथेसाइज करेंगे और मेटाबॉलिज्म वगैरह वगैरह करते हैं। उसी तरीके से आउटसाइड में ये क्या होता है, इनएक्टिव, असक्रिय होते हैं, निष्क्रिय होते हैं और निष्क्रिय कणों की तरह व्यवहार करते हैं और यह क्रिस्टल भी बना लेते हैं कभी कभार। हाँ ठीक, इसलिए कोशिका के अंदर ही लिविंग थिंग्स का कैरेक्टर इसका देखने के लिए मिलता है। अगला प्रश्न यानी पांचवा प्रश्न, विच वायरस कंटेन आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। कमेंट में बताइए कौन सा वायरस आरएनए को आनुवांशिक पदार्थ के रूप में रखता है। कमेंट बताइए फटाफट आप लोग, कौन सा वायरस, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए आप लोग, कौन सा वायरस आरएनए को आनुवांशिक पदार्थ के रूप में रखता है। तो सबसे चर्चित है हमारी बैक्टीरियोफेज नहीं होगी, एडिनो वायरस नहीं होगी, पॉक्सी वायरस नहीं होगी, HIV। ये क्या करता है, आरएनए से डीएनए बनाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है इसमें। और एक होता है कोविड-19 जो कोरोना वायरस आया था ना, वो भी आरएनए से डीएनए बनाता है। तो इसको याद रखना आप लोग, ये एग्जाम में आया हुआ है ना। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। तो HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इज ए आरएनए वायरस, बिलोंग टू ग्रुप क्या, रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस के अंदर आता है। इसका मतलब है कि इट्स जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए, आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, इट यूज एज एंजाइम कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। हमने बताया ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की वजह से, जो कि हमने पढ़ा था सेंट्रल डोग्मा में कि डीएनए से आरएनए बनता है, यहाँ पर आरएनए से क्या बनता है,
डीएनए बनता है, जस्ट उल्टा होता है, इसलिए यहाँ पर लिख दिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। वहाँ ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था तो डीएनए से आरएनए बन रहा था, यहाँ रिवर्स हो रहा है, आरएनए से डीएनए बन रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर रहने वाला है HIV, है ना। अगला प्रश्न, फूड पॉइजनिंग कॉज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ, फूड पॉइजनिंग किससे होती है? स्ट्रेप्टोकोकस से होती है, हिस्टेरिया कोलाई से होती है, ई कोलाई जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ई कोलाई, कि आपका क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम से होता है, कि सैल्मोनेला टाइफी से होता है। तो सैल्मोनेला टाइफी तो सर टाइफाइड करता है, जो बुखार आजकल टाइफाइड खूब निकालते हैं ना डॉक्टर साहब लोग, वो होता है। इसका उत्तर आप लोग फटाफट कमेंट में बताइए, हम देखना चाहते हैं कितने लोगों का सही उत्तर रहने वाला है, बताइए भाई। सॉरी फॉर दैट, सॉरी, बताइए क्या उत्तर रहने वाला है इसका, क्या रहने वाला है सर? सी ऑप्शन, हाँ ठीक, सी ऑप्शन रहने वाला है। ये क्या होता है? फूड पॉइजनिंग की वजह से होता है। तो आप देखेंगे क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम प्रोड्यूस पावरफुल टॉक्सिन कॉल्ड बोटुलिनम टॉक्सिन कंटामिनेटेड फूड लीडिंग टू द फूड पॉइजनिंग, इसको बोलते हैं बोटुलिज्म बोलते हैं इसको शॉर्टकट में, और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ फूड पॉइजनिंग। देखो ये क्या था, सबसे सीवियर फॉर्म में, सीवियर मतलब सबसे गंभीर फूड पॉइजनिंग में हो जाता है, तो इसको उसको बोलते हैं बोटुलिज्म बोलते हैं। यह एसोसिएटेड होता है कि आप देखो भाई ख़राब तरीके से भोजन को रोकोगे, सही से यूज़ नहीं करोगे और विष बना लेगा, और सीधे कहाँ असर करता है? ये सीधे हमारे ब्रेन में असर करता है, तंत्रिका तंत्र में असर करता है। तो ऑप्शन आपका क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम सही उत्तर रहने वाला है, आप लोग देख लीजिएगा। चलो, विच बैक्टीरिया कॉमनली कॉज डायरिया थ्रू कंटामिनेटेड वाटर, बताइए कौन सा बैक्टीरिया है क्या कज करता है? डायरिया कज करता है। क्या? डायरिया, जिसको बोलते हैं दस्त, थ्रू द कंटामिनेटेड, यानी दूषित जल से दस्त सामान्यतः किस जीवाणु से होता है? वेल नोन है, वेल नोन, सब लोग को पता है। सीजन भी चल रहा है, गर्मी का सीजन है, तो कल रात हुआ नहीं है, लेकिन वाइब्रियो कॉलेरी आपका सही उत्तर रहने वाला है। बहुत सारे बच्चों का हमारा सही उत्तर रहने वाला है, इसे टीबी होता है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा एकदम बिल्कुल एकदम सही रहने वाला है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। तो वाइब्रियो कॉलेरी इज ए बैक्टीरियम दैट स्प्रेड थ्रू contaminated water and food caused cholera, a severe diarrheal disease. It is टॉक्सिन, कॉलरा टॉक्सिन, यानी ये क्या होता है? बैक्टीरिया होता है, वाइब्रियो कॉलेरी होती है। ये क्या होता है कि पानी की वजह से फैलता है, गंदा पानी की वजह से फैलेगा, और क्या होता है साफ पानी नहीं रहने की वजह से फैलता है। दिस टॉक्सिन कॉज एक्सेस लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द इंटेस्टाइनल से। हमको पता है कि वाटर हमारी जो बड़ी आंत वो एब्जॉर्प्शन करती है, वहाँ से हमारे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट जिसको हम सॉल्ट बोलते हैं, और जल यानी वाटर को क्या करता है, ये क्या करता है? हानि पहुँचाता है, उसका अवशोषण नहीं होने देता, बाहर निकाल देता है। इसी की वजह से हमारा बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाता है और बीपी क्या होता है? डाउन हो जाता है। तो वाइब्रियो कॉलेरी इसका सही उत्तर रहने वाला है, आप लोग देखना है आप लोगों को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड ऑफ आप, ये तो सबसे इजी प्रश्न रहने वाला है, लड्डू प्रश्न, और इसको नहीं कर पाएंगे तो भाई फिर बताइए। जीव द्रव्य कला जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किससे बनी होती है भाई लोग? सेलुलोज से बनी होती है, लिपोप्रोटीन से बनी होती है, लिपिड से बनी होती है, किससे बनती है? प्रोटीन से बनी होती है। बताइए प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? यहाँ सर डाउट है, लिपिड और प्रोटीन रहता साथ में तो एक बार कह देते, तो ये तो होगा नहीं। हमारा लिपिड और प्रोटीन बी ऑप्शन में देखने के लिए मिल रहा है। तो लिपोप्रोटीन का बना होता है, बाई लेयर ऑफ फास्फोलिपिड होता है, बाई लेयर 2 लेयर। इसको निकोलसन और सिंगर नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था, और इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हमने देखा था। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, जैसे आया, जैसे हमने बताया, अरेंज इन ए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी बोलते हैं। निकोलसन और सेंगर साहब थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था। लिपिड का बाई लेयर होता है, अभी जस्ट हमने बताया, द्विस्तरीय जिसको बोलते हैं। प्रोवाइड स्ट्रक्चर, प्रोटीन इमिडेट इन द लेयर, प्रोटीन उसका जो होता है कि लेयर का काम करता है, और क्या करता है?
परिवहन का। और जो मेम्ब्रेन होता है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, चुने हुए लोगों को ही सेल के अंदर यानी कोशिका के अंदर आने देता है। बिना चुना हुआ कोई भी आप मेम्ब्रेन के अंदर कोई भी घुस नहीं जाएगा, उसको अनुमति लेनी पड़ेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका मेम्ब्रेन भित्ति, या उसका भित्ति नहीं, जीवन द्रव्य कला जिसको बोलते हैं, जीव द्रव्य कला, उससे लेने पड़ेगी, उससे तभी उसको एंट्री मिलेगी आपके कोशिका के अंदर। तो हमारा जो होता है लिपिड और प्रोटीन से हमारा जो होता है सेल मेम्ब्रेन बना होता है। अगला प्रश्न, विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर? कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है? डोनर की बात की जा रही है। डॉन साहब कौन से हैं जो सबको देते हैं? ए तो नहीं देता सबको भाई, बी भी नहीं देता, ए बी भी नहीं देता। हमारे ओ भैया जो है, ओ भैया सबको डॉन यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। बेसिकली ओ माइनस यानी ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव को ही कंसिडर किया जाता है। तो ओ भी आ सकता है, ओ निगेटिव भी आ सकता है। तो मस्ट एक्यूरेट, मस्ट बहुत अच्छा उत्तर आपका ओ निगेटिव रहने वाला है। तो ओ निगेटिव को हम कंसिडर करते हैं। देखिए ओ ग्रुप के पास कोई एंटीजन नहीं होता, इसके पास एंटीबॉडी तो होती है दोनों आपकी, लेकिन एंटीजन कोई नहीं होता है। ठीक, इसके पास कोई एंटीजन नहीं होता है। जैसे कि हमारे आरबीसी डब्ल्यूबीसी के आरबीसी के सरफेस पर जो एंटीजन होता है वो इस पर नहीं होता है हमारे ओ ग्रुप वाले ब्लड में। इसलिए जो होता है ओ समूह को सर्वदाता और यह सबको रक्त दे सकता है। ठीक, क्लियर उत्तर। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न आपका, विच विटामिन प्रोड्यूस इन ह्यूमन स्किन बाय सनलाइट? कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से त्वचा में बनता है? तो बताइए आप लोग कमेंट में फटाफट इसको कि कौन सा विटामिन है। आप लोगों के लिए प्रश्न है, विटामिन ए का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है? सोर्स कमेंट बॉक्स में बताएंगे। विटामिन सी का सोर्स क्या है, क्या सोर्स है? उसी तरीके से हमारा जो सही उत्तर रहने वाला है, वेरी गुड, सबका लगभग सही उत्तर, विटामिन डी आपका सही रहने वाला है। विटामिन डी आपका सही उत्तर रहने वाला है। तो सनलाइट कन्वर्ट करता है प्रिकर्सर स्किन इनटू विटामिन बॉडी, सूर्य के प्रकाश त्वचा में विटामिन डी बनाने की मदद करती है। कौन सी? विटामिन डी को बनाने के लिए सनलाइट। और किस में सनलाइट हेल्प करती है बताइए? प्लांट में, सिर्फ फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में। ठीक, उस प्लांट अपना भोजन सनलाइट की हेल्प से। और हमको क्या बनाता है, हमें किसमें सर, हमारे विटामिन डी को बनाने में बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये रहे आपके टॉप 10 प्रश्न जो कि आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। कमेंट में फटाफट कमेंट कीजिए जिस प्रश्न को हमने पूछा है। तो ठीक है, तो हैव ए नाइस डे।